हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं परक्यूरेट की थर्ड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक को यहाँ पर एंड कर दिया था, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट। तो देखिए अपना टॉपिक क्या चल रहा है, टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, जिसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें आपने क्या कैलकुलेट किया था, एक तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैलकुलेट किया था, उसके साथ उसमें जैसे आपने वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर दिया तो क्या निकल के आया था, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन निकल के आ गया था। अब देखिए दूसरे पार्ट में आपने क्या देखा था, हल्का सा पार्ट था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रेंट का कुछ हिस्सा मांग लिया तो वो लेस कर देंगे और बाकी जो पार्ट है वो टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। एक तरीके से वो कंसेशनल रेंट हो गया, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कुछ ना कुछ हिस्सा तो मांगा है, तो पूरा रेंट फ्री जो फर्निश्ड एकोमोडेशन है वो तो टैक्सेबल होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेंट पेबल बाय एम्प्लॉई है, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से मांग रहा है, तो वो लेस कर देंगे और बाकी पार्ट टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पार्ट में भी ये होगा, आगे जितने भी पार्ट होंगे। तो जब भी आप देखोगे कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है, ठीक है, या मांग रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, अब देखिए एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन ए होटल वाला पार्ट आ रहा है, फिर अपना थर्ड पॉइंट आएगा, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट था। अब अपना थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा, फिर सेवन जब पॉइंट आएगा तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ऊपर मैंने पीडीएफ के पहले पॉइंट में जब आपको टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज बताया हुआ है, तो उनकी समरी बताई हुई है, उसके थ्रू ही मैं कवर करा रहा हूँ डिटेल का पार्ट। ठीक है, एक एक करके डिटेल पार्ट आता जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले ये कवर कर लेते हैं जो रह गया था, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन ए होटल। ये बोल रहा है जब एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को होटल में ठहरने की सुविधा दी जाती है तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट क्या होती है। तो बोल रहा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड और एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल टू सच होटल। देखिए इसको वैसे सोचिए कि एक ओनर है, एक एम्प्लॉयर है, उसने आपको क्या करा, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, लेकिन वो ओनर का खुद का नहीं था, वो रेंटेड था। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको, 15% ऑफ सैलरी ये बताया था। ठीक है, और एक्चुअल रेंट पेड और पेबल ये बताया था, दोनों में से जो कम हो उसी से लिंक करके देखिए 15% की जगह क्या आ गया, 24%। अब एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया है, हाउस नहीं दिया, आपको होटल दिया है। होटल में जनरली क्या आएगा, नॉर्मल होटल तो आता ही है, लेकिन मोटल भी आ जाएगा, गेस्ट हाउस भी आ जाएगा, सर्विस अपार्टमेंट भी आ जाएगा। लेकिन देखिए वो नहीं आएगा धर्मशाला बोलते हो आप, ये जनरली नहीं आएगा। ठीक है, तो होटल में क्या आएगा, होटल तो आएगा ही, मोटल आएगा, गेस्ट हाउस आ जाएगा, सर्विस अपार्टमेंट, ये सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, जैसे 30 डेज 40 डेज, तो उसके हिसाब से सैलरी का पार्ट। अब सैलरी कौन सी आएगी, रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो आपने सैलरी देखी थी कि बेसिक प्लस डी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, फ़ी बोनस कमीशन मॉनेटरी जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो आ जाएंगे, लेकिन वैल्यू ऑफ परक्यूट नहीं आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड जो भी पार्ट है जैसे ग्रेचुटी आ गई आपकी, लीव सैलरी एनकैशमेंट आ गई, ठीक है, कम्यूटेड पेंशन आ गई, तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाले पार्ट नहीं आएंगे। हाँ, मंथली जो पेंशन थी यानी अनकम्यूटेड पेंशन थी वो आ जाएगी। लीव सैलरी एनकैशमेंट अगर सर्विस के दौरान मिली है वो आ जाएगी, जैसे मैंने बताया था पिछली में। तो सैलरी का पार्ट सेम रेंट फ्री एकोमोडेशन की तरह है। अब देखिए इसमें भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन है कि किस चीज़ में आपका टैक्सेबल पार्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब आप होटल में ठहर भी रहे हो तब भी वो टैक्सेबल नहीं हो रहा। तो ये बोल रहा है हाउएवर इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बोल रहा है कि अगर ये कंडीशंस दोनों एक साथ सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं आएगा, मतलब टैक्स फ्री रहेगा, जो भी वैल्यू ऑफ परक्यूटेड है वो टैक्स फ्री रहेगी। तो क्या बोल रहा है, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 15 डेज, मतलब जिस होटल में आप रह रहे हो वो आप 15 दिन या उससे कम दिन के लिए रह रहे हो, उससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह रहे हो। ठीक है, 15 दिन या उससे कम दिन के लिए रह रहे हो, एंड ये भी साथ में होनी चाहिए, एंड का मतलब ये भी साथ में होना चाहिए, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब घूमने इसके पर्पज के लिए नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए जैसे एम्प्लॉयर ने आपको क्या कर दिया, घूमने के लिए एक तरीके से कि आप होटल में ठहर लो आराम से 5 दिन के लिए प्रोवाइड कर दिया, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र हो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस और आपको बोल दिया कि तब तक आप क्या कीजिए, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए होटल में ठहर लीजिए, तो वो 15 दिन के अंदर आ रहा है, 15 दिन या उसके अंदर आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो टैक्सेबल नहीं कहलाएगी। ठीक है, 15 दिन या उसके अंदर होटल में रह रहे हो, 15 दिन या उसके अंदर, ठीक है, और किस लिए रह रहे हो, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस हुआ है। ठीक, अब मान के चलिए कि आप 20 दिन रह लिए, तो 15 दिन तक का तो एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके बाद जो 5 दिन का है उसके हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी का पार्ट निकलेगा और इस तरीके से निकलेगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। और वही मान लीजिए कि देखिए आपको फैसिलिटी दी और अगर आपसे रेंट मांग लिया गया
तो वो माइनस कर देना कि जितना भी रेंट आपने पे किया और बाकी पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कंसेशनल रेंट में कि रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी। तो ये आपको फैसिलिटी अब देखिए होटल से रिलेटेड दी है, तो जो भी टैक्सेबल पार्ट अगर हो रहा है, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो उसमें से अगर जितना आपसे रेंट मांगा गया है वो लेस कर दीजिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए एक तरीके से रूल एप्लीकेबल है, याद रखना। ठीक है, ये बोला नोट, इफ द एम्प्लॉय पे एनी रेंट द वैल्यू सो डिटरमिन शैल बी रिड्यूस बाय द रेंट एक्चुअली पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय। वही चीज़ आ रहा है तो माइनस कर देना। टैक्स पॉइंट, सैलरी हेयर हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखिए मैंने आपको बताया था। फिर बोल रहा है अबव रूल शैल बी एप्लीकेबल वेदर द असेसी इज ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये आ गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, मैंने ये बताया जैसे 20 दिन के लिए एक तरीके से आप होटल में रहे, ठीक है, 15 दिन की जगह 20 दिन के लिए रहे, तो 5 दिन का पार्ट आ जाएगा आपका टैक्सेबल। तो ये बोला इफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 15 डेज देन द परक्विजिट इज एग्जेम्प्टेड फॉर फर्स्ट 15 डेज एंड देयर आफ्टर टैक्सेबल। तो 5 दिन का आपका टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा। इफ फैसिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर 45 डेज, एग्जाम्पल दे रखा है, देन टैक्सेबल परक्विजिट शैल बी ओनली फॉर लास्ट 30 डेज। क्योंकि आपको पता है कि 15 दिन तक का तो आपका एग्जाम कर दिया है, और याद रखना कि वो किसकी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तभी आपको होटल में ठहरने की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, होटल में क्या इंक्लूड है, लाइसेंस अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस। देखिए मोटल कोई ऐसे हम बोलते नहीं है, वो तो क्या है कि आप वेस्टर्न कंट्री के थ्रू आपका वर्ड आया हुआ है। अब हमारे यहाँ तो क्या जगह ही इतनी कम रहती है, तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे हमारे पे बस स्टैंड है उसके पास में इतने सारे होटल बने हुए हैं, सबने उनको नाम क्या दे रखा है, होटल। लेकिन नॉर्मल होटल क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत बड़ा एरिया हो बाहर, ठीक है, जगह हो, पार्किंग की जगह हो। मोटल जनरली क्या होता है कि आप जहाँ रहते हो उसके बाहर ही जनरली आप पार्किंग कर देते हो। तो ये बाहर के थ्रू वर्ड आया एक तरीके से। वहाँ पे क्या होता था, लोग क्या करते थे, जैसे ही ट्रैवल करते थे मोटर कार पे या कार्स में ट्रैवल करते थे, तो जहाँ भी उन्हें ठहरने की जगह मिलती थी तो वहाँ पे उन्हें पार्किंग की जगह बाहर ही मिल जाती थी, उनके रूम के बाहर ही मिलती थी, मतलब पार्किंग की अलग से जगह नहीं होती थी। तो वो छोटी छोटी जगह हो गई एक तरीके से, तो इसलिए मोटल बोल देते हैं। तो वैसे आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, होटल, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए बोल रहा है पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट पॉइंट था, फिर सेकंड पॉइंट बताया तो वो सेकंड था, फिर मैंने क्या बताया कि जो ये थर्ड पॉइंट है ना, ये क्या है, सब पॉइंट 4 है, ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना। ये तो सेक्शन दे रखा है 17(2) तो आपको बताया परक्विजिट का है, और जो ये 4 है ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट कहाँ गया, मतलब ये वाला रोमन लेटर्स का थर्ड पॉइंट कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया था जो हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, मेरे हिसाब से जो अगली वीडियो से कवर होगा, जिसमें मोटर फैसिलिटी आएगी, गैस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आएगी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी आएगी, वो सारा पार्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसलिए उसका जो सब पॉइंट है थर्ड, वो अगली वीडियो में आएगा, तो ये मत सोचना कि गायब हो गया। इसलिए देखिए एक बार मैं आपको ऊपर फटाफट ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जब मैंने देखो ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताया टैक्सेबल परक्विजिट्स, तो इसमें देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको करा दिया। फिर बी वाला पॉइंट वीडियो के एंड में बताया था, कल मतलब पिछली वीडियो के एंड में, और आज भी बताया था जरा सा। और सी पॉइंट देखिए, अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेबल बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। टैक्स पॉइंट, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस दैट इज इन द ईयर इन विच अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मान के चलिए कि प्रोफेशनल टैक्स लाइबिलिटी है जो कि 18-19 की है। अब आपको पता है कि 18-19 मतलब अप्रैल से लेकर मार्च, लेकिन वो लाइबिलिटी कब पे करिए, अप्रैल 19 में पे करिए। अप्रैल 19 मतलब हो गया 1920 प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर के लिए परक्विजिट कहलाएगा। अब इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देखिए जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका बिजली का बिल है, कोई सा भी बिल है, ठीक है, वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो आपकी ऑब्लिगेशन को कौन पे कर रहा है, आपकी ऑब्लिगेशन को कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है आपके लिए परक्विजिट कहलाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपके टैक्स को, आपकी लोन से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ है उसको कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसलिए जनरली ये परक्विजिट वाले पार्ट में आ जाएगा। 1 मिनट फटाफट चल लेता हूँ। देखिए ये रहा, ये बोल रहा है फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्लिगेशन, पेमेंट ऑफ बिल्स इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय फॉर क्लब एंड होटल बाय द एम्प्लॉयर। तो ये किस में आएगा, एक तरीके से इस वाले पार्ट में आ जाएगा, नहीं परक्विजिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय के नेम पे क्लब का या होटल का बिल है और एम्प्लॉयर ने पे कर रहा है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉय की, ऑब्लिगेशन किसकी है, एम्प्लॉय की, लेकिन पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब आप बोलोगे सर वो क्लब फैसिलिटी होती है वो किस में आएगी,
देखिए वो पार्ट अलग है, ठीक है। देखिए वो क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो जनरली वो अपने 7th पॉइंट में आएगी, ठीक है। आएगी तो पर क्यूरेट में भी, ये भी पर क्यूरेट में है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो क्लब का बिल है वो किसके नाम पे है, एम्प्लॉय के नाम पे। तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जबकि जो वो फैसिलिटी वो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन नहीं थी, वो तो एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसके बेसिस पे दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। देखिए जैसे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो किसके नाम पे आएगा, ओनर के नाम पे तो आएगा, तो ओनर के नाम पे है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दी है, तो वो इसमें थोड़ी आएगी। इसमें तो क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन कब होगी, जैसे मैं चिराग एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी का, तो मेरे नाम पे, मेरे घर पे क्या होता है, एक बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मेरे नाम पे आता है, चिराग नाम पे। तो इस केस में क्या बोलूँगा, मेरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। लेकिन मेरी ऑब्लिगेशन को मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो मुझे फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। और एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, जो कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में, तो वो तो ओनर के नाम पे, तो वो भी पर पीरियड में आएगी, लेकिन वो किस में जाएगी, अलग अलग पॉइंट्स में चली आएगी। इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट में क्या है, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन, मतलब एम्प्लॉय ने लोन ले रखा है, तो उसकी लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय के जैसे अब मैं बोल सकता हूँ बच्चों से रिलेटेड फीस हो गई, क्योंकि एम्प्लॉय को क्या करना है, एक तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में ट्यूशन में पढ़ाना है, तो उनकी जो भी फीस है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉय की खुद की ऑब्लिगेशन ये बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी लोन ड्यू टू द एम्प्लॉय, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय ने जो भी लोन ले रखा है उसका अमाउंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के बच्चों की जो भी एजुकेशन है तो वो एम्प्लॉय पे करता, लेकिन कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक। पेमेंट ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, देखिए क्या बोल रहा है, द बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नेम पे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयर के नेम पे हो जाएंगे तो वो तो 7th पॉइंट में जो भी आपके आएंगे वो सारे के सारे फैसिलिटी के फॉर्म में आएंगे, कि गैस फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इस तरीके से स्वीपर फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, ये था ना, वॉचमैन फैसिलिटी, गार्डनर फैसिलिटी, क्लब एक्सपेंडिचर की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, तो वो किसके नाम पे, वो एम्प्लॉयर के नाम पे। लेकिन यहाँ पे किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे अगर बिल होता है तो उसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर रहा है। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ द सैलरी ऑफ द सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल वर्क। देखिए अब मान के चलिए कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लगाया और बोला कि यार तेरे घर में जो सर्वेंट आता है ना, इसका खर्चा भी मैं पे कर दूंगा। तो एक तरीके से क्या है, एम्प्लॉय की जो भी ऑब्लिगेशन है पर्सनल, वो कौन जिम्मेदारी ले रहा है, एम्प्लॉयर ले रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर वॉलेंटरली, जो प्रोफेशनल टैक्स एक तरीके से एम्प्लॉय को खुद को पे करना है अपनी इनकम में से, उसकी जगह एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपनी इच्छा से। तो ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखा, अभी प्रोफेशनल टैक्स क्या था, 18-19 का था, लेकिन अप्रैल 19 में पे किया। तो जिस साल कैश बेसिस पे करते हैं तब ये पेमेंट का पार्ट आता है, तभी देखिए यहाँ पेमेंट 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 दे रखा है, ड्यू बेसिस नहीं है, अक्रूवल बेसिस नहीं है यहाँ रखना, ठीक है जी। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अब देखिए इसका अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़ का पूरा एक प्रोविज़न है, ठीक है, पूरा एक सेक्शन है, तो वो तो अलग से कवर करेंगे, या सेक्शन ने रूल दे रखा है अलग से कवर करेंगे। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नॉर्मल सोच लीजिए, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए पहले क्या आता था प्रोविज़न एक्सीडिंग ₹15,000, लेकिन वो हट चुका है। तो आप ये मत सोचना कि सर हमने तो बुक में पढ़ा था एक्सीडिंग ₹15,000, तो वो तो कब का हट गया, तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके मेडिकल बिल आपके नाम से, आपको कोई बीमारी भी, ऐसे हो खुदा ना खास्ता नहीं हो कुछ भी बीमारी, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी भी एम्प्लॉय को मान के चलिए कोई बीमारी हुई, तो उसका बिल कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो बिल किसके नाम पे था, एम्प्लॉय के नाम पे था। एम्प्लॉय ने चलो पे कर दिया, लेकिन रिम्बर्स कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल बाय एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, ये आ गया। अब देखिए फोर्थ क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी प्रीमियम। अब जैसे देखिए एम्प्लॉय के नाम पे कोई लाइफ इंश्योरेंस था या एन्युटी का पार्ट था, तो वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा एक तरीके से टैक्सेबल पर पीरियड बन जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक। एम्प्लॉय को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो भी प्रीमियम पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तब भी एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, इसमें ये बोल रहा है। इसमें और कोई पर्टिकुलर फंड नहीं आएंगे, जैसे बोल रहा है कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग से आएगा अलग पॉइंट में, जो ये सुपर एन्यूशन फंड का है, जो कि अमाउंट 1,50,000 से ऊपर होता है जनरली, बाकी सारा पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, ये भी नहीं आएगा,
तो ये बोल रहा है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पार्ट भी नहीं आएगा, अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड भी नहीं आएगा और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब दो ही पार्ट आएंगे, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का प्रीमियम और एक एन्युटी का प्रीमियम। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 5 जो भी दे रखा है, फॉलोइंग सम्स पेबल बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल परक्यूट्स इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब देखिए इसमें क्या है, हमें प्रोविजन को ढंग से देखना पड़ता है। 17 सबसेक्शन 2 5 दे रखा है, तो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सम्स पेबल बाय एन एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रीमियम का पार्ट है या एन्युटी का पार्ट है, अगर वो एक्रूअल बेसिस पे एक तरीके से देखा जाएगा, पेमेंट बेसिस पे नहीं देखा जाएगा। पेमेंट बेसिस पे तो क्या देखा जाएगा कि डिडक्शन आपको मिलेगी, कि एम्प्लॉयर ने जितना भी पे कर दिया उस बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। किसको मिल जाएगी, एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय के बिहाफ पे एक तरीके से कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला प्रीमियम या एन्युटी से रिलेटेड प्रीमियम। ठीक है, जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ, तो बोल रहा है फॉलोइंग सम्स पेबल बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल परक्यूटेड इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वेदर इट इज़ पेड डायरेक्टली और थ्रू ए फंड other than recognized provident fund or approved superannuation fund or deposit linked insurance fund to effect an assurance on the life of the SSC। तो इसका मतलब क्या, SSC की लाइफ पे जो एक तरीके से सम पे किया है, तो क्या पे किया होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्रीमियम ही पे करा होगा, तो ये LIC का प्रीमियम है। और दूसरा क्या बोल रखा है, और टू इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी, तो एन्युटी से रिलेटेड जो प्रीमियम पे करा है। तो ये यही पर्टिकुलर पार्ट बोल रहा है। नोट में क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। तो जितना एम्प्लॉयर ने पेड किया है उसके हिसाब से वो डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, जैसे भी प्रीवियस ईयर उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बताया था डी ये रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लाइन वही है, यही बोल रहा है। टैक्स पॉइंट में क्या बोल रखा है, सच सम शैल बी टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। किसके बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे होगा, तो पेमेंट के बेसिस पे नहीं हो रहा। लेकिन ये बोल रहा है कि जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल किसके लिए, सामने वाले के लिए। सामने वाले मतलब किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपका प्रीमियम, तो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसके बेसिस पे टैक्सेबल होगा, अक्रूवल बेसिस पे होगा। इसका मतलब मान के चलिए कि अगर अप्रैल में, या मैं बोल के चलता हूँ कि मार्च 20 में ड्यू हुआ है और एम्प्लॉयर ने उसको अप्रैल 20 में पे करा है, तो वो मार्च में ही ड्यू माना जाएगा। आपको पता है, क्योंकि मार्च में ड्यू है, अक्रू हुआ है, और पे कब हुआ है, अप्रैल 20 में। तो वो टैक्सेबल कब होगा, 1920 के लिए होगा। प्रीवियस ईयर 1920 के लिए वो टैक्सेबल होगा, न कि 2021 के लिए। ठीक है, तो थोड़े प्रोविजन टिपिकल होते हैं, बस यही सोचने पड़ते हैं आपको। फिर देखिए ई पॉइंट है अपना जो अभी कवर करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वैट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द SSC। तो यही प्रोविजन मैंने नीचे कवर कर रखे हैं एक्स्ट्रा। ठीक, इस तरीके से मैंने एक एक करके पॉइंट कवर कर रखा है, तभी देखिए वीडियो क्या होती है, लेंथी बन जाती है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सारे पार्ट को धीरे धीरे करके पढ़ना पड़ता है। 1 मिनट में सीधा वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वैट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और उसका पॉइंट क्या है, 6 है। अब देखिए इसमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के जो सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। अब मैंने इसमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर नहीं कर रखी, क्योंकि देखिए नॉर्मल सोचने में आपको पता चल जाती है, डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर स्टॉक ऐसे बोल दिया जाता है, बॉन्ड हो गए, डेरिवेटिव हो गए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई, वो सारा पार्ट हो गया। वैसे देखिए अगर आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, लेकिन इतने सारे पॉइंट बताने को कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अंदर का पार्ट आएगा ही नहीं। तो जनरली शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर ये याद रखिए, डेरिवेटिव याद रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी याद रखिए जो कि सबको याद रहता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट याद रखिए, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो कि सरफाइसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 उसके अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। तो इस तरीके से बोल रखा है स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ जो आपको दे रखी है। नॉर्मल आपको शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव या जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वो याद रहती हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये याद रहती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। तो ये बोल रहा है कि ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और इसके अलावा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा है। आपको बताया कि एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन देता है, यानी राइट देता है एक तरीके से। उनकी ऑब्लिगेशन नहीं रहती, याद रखना, ये राइट है उनके पास, किनके पास, एम्प्लॉयज़ के पास, कि उनकी मर्जी है कि उनको एक वेस्टिंग पीरियड दे दिया, 2 साल का पीरियड दे दिया, और बोल दिया कि हमारे कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, शेयर्स की 500 रुपीज़ चल रही है, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, फेयर मार्केट वैल्यू 500 रुपीज़। लेकिन आप चाहो तो आप उसको ख़रीद सकते हो कितने में,
जैसे 150 में, ठीक है, मार्केट वैल्यू 500 चल रही है लेकिन आप उसको 150 में खरीद सकते हो और आपको 2 साल का ऑप्शन दिया जा रहा है कि 2 साल में उस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आपको 2 साल का पीरियड दिया जा रहा है। तो एक तरीके से एम्प्लॉय पे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जनरली ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास राइट है, आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी मर्जी है, लो, नहीं लेना तो नहीं लो। अगर पर्टिकुलर 2 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा तो लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मतलब क्या है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। ये नहीं कि 2 साल का पीरियड लैप्स हो गया और आपको लेने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपका राइट है, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपकी मर्जी है, लो या नहीं लो। तो एक तरीके से ट्रस्ट बनाने के लिए लिया जाता है। वैसे ही स्वैट इक्विटी शेयर की बात करता है तो स्वैट इक्विटी शेयर में क्या आता है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे या कैश के अलावा कंसिडरेशन में शेयर्स इशू किए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नो हाउ है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास क्या है, तकनीकी जानकारी, एक तरीके से ज्ञान है जो कि वो कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। इसी तरीके से वो कंपनी को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट करी तो पेटेंट का राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट का पार्ट हो गया, तो वो कंपनी को प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो वो एम्प्लॉय को बदले में क्या दे रही है, स्वैट इक्विटी शेयर दे रही है। स्वैट मतलब क्या होता है, पसीना। तो इसका मतलब एम्प्लॉय अगर मेहनत कर रहा है तो उसके बदले में उन्हें क्या दिया जा रहा है, स्वैट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, जिससे कंपनी को वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जब ये दिए जाते हैं तो ये बोल रहा है कि ये टैक्सेबल बन जाता है किन के लिए, एम्प्लॉय के लिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ये कम वैल्यू पे दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं या कम वैल्यू पे दिए जा रहे हैं। तो ये टैक्सेबल कैसे होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब अगर किन्हीं और को दिए जाते हैं शेयर मार्केट में, जैसे मेरे जैसे को दिए जाते, जो कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, यानी पब्लिक को दिए जाते, तो मार्केट में कितने में बिकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकते। ठीक है। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की आएगी, जब आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, मतलब जैसे आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ले लिया या जब आपको स्वैट इक्विटी शेयर मिल गए हो, तो उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस पे जो टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट है वो कब निकलेगा, कब निकलेगा, ये निकलेगा जब अलॉटमेंट आपको किया है कंपनी ने जब आपको अलॉटमेंट, आपने जब एक्सरसाइज किया, उसकी तो फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसमें से जितना आपने पेमेंट कर दिया वो लेस हो जाएगा, बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जैसे मान के चलिए अभी मैंने बताया कि 500 रुपये की शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी और आपको क्या बोला कि आप 150 रुपीज़ में खरीद सकते हो। तो मान के चलिए आपने एक शेयर खरीदा, नॉर्मल सोचिए, तो 500 फेयर मार्केट वैल्यू, आपने उसको पे कितना करा, 150 रुपी, तो बाकी आपके लिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको डिस्काउंट पे कंपनी ने प्रोवाइड किया है या कम वैल्यू पे प्रोवाइड किया है, तो बाकी जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कहलाएगा। इसमें यही बोल रखा है। तो देखिए नीचे क्या बोल रखा है टैक्स पॉइंट में, क्योंकि ऊपर के पॉइंट तो आप पढ़ सकते हो, यही पर्टिकुलर जो मैंने बताया वो दे रखा है। स्वैट का मतलब भी यही है। अब देखिए टैक्स पॉइंट में क्या बोल रखा है, इफ़ सच शेयर्स आर अलॉटेड और ट्रांसफर नॉट फॉर अबव रीजन, जो मैंने ऊपर रीजन बताया कि आपके पास टेक्निकल नो हाउ थी, आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, आपने फॉर्म में क्या करा, कंपनी में वैल्यू एडिशन किया, इसलिए कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया। लेकिन अगर ये रीज़न नहीं होते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग नो हाउ, तो ये एक रीज़न है। अगर ये रीज़न नहीं हुआ, ये बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रीज़न नहीं हुआ, किसी और रीज़न की वजह से हुआ, तो वो परक्यूजिट्स के फॉर्म में टैक्सेबल नहीं होंगे। क्या पता किसी और फॉर्म में टैक्सेबल हो सकते हैं, लेकिन परक्यूजिट्स के फॉर्म में टैक्सेबल नहीं होंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जम्प्ट होंगे, हम क्या बोल रहे हैं, परक्यूजिट्स के फॉर्म में टैक्सेबल नहीं होंगे, क्या पता किसी और फॉर्म में टैक्सेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने दे रखा है, जैसे देखिए, जैसे इसमें बोल रहा है, इफ सच ऑप्शन इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जो कंपनी ने खरीदी, और उसके बदले में कंपनी को क्या करे, कंपनी ने क्या करे, एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिए कि आप पर्टिकुलर शेयर्स ले लीजिए। ठीक है। ये आपके पास एक तरीके से राइट है, आप इसको 2 साल में 3 साल में क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। जो भी कंपनी की पॉलिसी है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का पार्ट है या स्वैट इक्विटी शेयर का पार्ट है, जिस हिसाब से देखिए प्रोसीजर है या रूल्स है, उसके हिसाब से कंपनी ने क्या बोला कि आप ये ऑप्शन ले सकते हो। किसके बदले, क्योंकि हमने आपसे प्रॉपर्टी ली है, हम आपको पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो आपको क्या पता चला, देखिए इसमें तो रीजन क्या दे रखा था कि उन्होंने एक तरीके से एफर्ट किया है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया है, वैल्यू एडिशन का पार्ट किया है, नो हाउ दिया है। इसी तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे तो एक्सचेंज का पार्ट आ गया। एक्सचेंज क्या कि एक के बदले दूसरा पार्ट, यानी एम्प्लॉय ने अपनी प्रॉपर्टी दी और कंपनी ने अपने क्या कर दिए, ऑप्शन दे दिए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये परक्यूरिट के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से कंसिडरेशन का एक्सचेंज हो रहा है। एक के बदले दूसरे को कुछ ना कुछ पार्ट मिल रहा है, एक पर्सन दूसरे को कुछ दे रहा है और दूसरा पर्सन उस पहले वाले पर्सन को कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये बोल रहा है देन सच बेनिफिट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज परक्यूजिट, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी का पार्ट नहीं आया।
यहाँ पे कोई कम वैल्यू का पार्ट नहीं आया। हावर एम्प्लॉइज लाइबल टू पे टैक्स इफ़ एनी अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो जनरली किस में आ जाएगा, कैपिटल गेन में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर सच शेयर अलॉट किए जाते हैं या ट्रांसफ़र किए जाते हैं बिना किसी ऊपर वाले रीजन के, तब वो परक्यूरेट के फॉर्म में नहीं होते हैं, या तो वो कैपिटल गेन के फॉर्म में या किसी वो अदर फॉर्म में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस तरीके से चले जाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि परक्यूरेट कब कहलाते हैं, तो ये बोल रहा है कि परक्यूरेट कहलाने के लिए इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी शेयर के लिए फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं, इनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, सच सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर आर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 9, ये बोल दिया। फिर बोल दिया सच सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर आर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर, चाहे वो फॉर्मर हो चाहे प्रेजेंट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तीसरा क्या बोल दिया, सच सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द असेसी, यानी एम्प्लॉय को। ठीक है, सीधी सी बात है। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे, जैसे मैंने क्या बताया था कि 500 फेयर मार्केट वैल्यू है और आपको 150 में दे दिए। अगर आपको फ्री में दिए होते तो पूरी की पूरी टैक्सेबल वैल्यू 500 कहलाती। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल कवर कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए वैल्यूएशन कैसे होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर एज द केस में बी ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द असेसी। ठीक है, जैसे देखिए मैंने अगर आपको बोला कि 20 मार्च को आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया, कब, 20 मार्च को। इसके आगे मैं ईयर लिख लेता हूँ, 20 मार्च 19 मान लीजिए। ठीक है, तो 20 मार्च को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू चल रही कितनी कितनी चल रही थी शेयर की, 400 रुपीज़ चल रही थी। ठीक है, अब कंपनी ने आपको जब अलॉट किए तो वो अगले साल कर लिए, मतलब अप्रैल में किए, क्योंकि जैसे अप्रैल आ गया तो वो 1920 ईयर आ गया। 20 मार्च 19 का मतलब क्या था, 1890 था। ठीक, लेकिन कंपनी ने आपको जब अलॉट किए तो वो कब अलॉट किए, मान के चलिए 25 अप्रैल को अलॉट किए। वैसे इतनी देर को तो अलॉट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो 25 अप्रैल 19 को अलॉट किया और उस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी आपकी, 450 रुपीज़ चल रही थी। ठीक है, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ये नहीं ले सकते, पर्टिकुलर आप क्या लोगे, ये जब भी आपने ऑप्शन क्या कर रखे हैं, एक्सरसाइज। लेकिन जो टैक्सेबल पार्ट है, कहने का मतलब जब भी हम सैलरी में ऐड करेंगे उसके लिए हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे, तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्या आएगा आपका, 1920, जब आपको कंपनी ने अलॉट किए। तो प्रीवियस ईयर तो 1920 आएगा, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी आएगी, जब एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू तो 400 आएगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर आएगा वो 1920 आएगा, जब कंपनी ने आपको शेयर एक्चुअल में अलॉट किए हैं। तो अलॉट कब किए हैं, 1920 में, प्रीवियस ईयर में। तो असेसमेंट ईयर क्या आएगा, 2021 आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले यही पार्ट, इसमें से लेस क्या कर दोगे, द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय और रिकॉर्ड फ्रॉम द असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर। जो भी आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे पर्टिकुलर अमाउंट पे किया है वो लेस कर देंगे, तो बाकी जो पार्ट है वो आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजेट आ जाएगा। मतलब इतना पार्ट आपका टैक्सेबल बन जाएगा और वो आपकी सैलरी वाले कंपटीशन वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। ऑप्शन का मतलब क्या बोल रहा है, राइट मतलब अधिकार है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। क्योंकि जनरली आपको पता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जब भी दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो क्या बोला जाता है कि हम एक स्पेसिफिक प्राइस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि 500 फेयर मार्केट वैल्यू है और आपको स्पेसिफिक प्राइस क्या बोलती है कि 150 में हमारे शेयर ले लीजिए और आपके पास 2 साल का 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है, VESTING बोलते हैं, वेस्टिंग। ठीक है, कि 2 साल तक में आप खरीद सकते हो। तो आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, राइट है, आपके पास अधिकार है, आपकी मर्जी है लो या ना लो। किस प्राइस पे, इस प्री डिटर्मिन प्राइस पे 150 रुपीज़ की। ठीक है, ये बोल दिया। अब इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसके थ्रू आप समझ जाओगे, क्योंकि देखिए इतना टिपिकल नहीं है जो लोग टिपिकल बनाते हैं। जब एग्जाम्पल देखोगे तो कितना सिंपल लगेगा, देखना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कंपनी XYZ लिमिटेड ग्रांट्स ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय राहुल ऑन 1 अप्रैल 14 टू अप्लाई फॉर 100 शेयर ऑफ द कंपनी फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द एम्प्लॉयर कंपनी एट ए प्री डिटर्मिन्ड प्राइस ऑफ ₹50 पर शेयर विद द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन बिंग 1 अप्रैल 15। कितना बड़ा दे रखा है। देखिए इसमें ये बोल रखा है कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने अपने एम्प्लॉय राहुल को ऑप्शन दिया 1 अप्रैल 14 को कि वो 100 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने एक तरीके से कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई राइट अवेलेबल कराया था। तो कंपनी ने क्या बोला कि आप 100 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो प्री डिटरमिन्ड प्राइस उसकी क्या बोलती है, 50 रुपीज़ में आप खरीद सकते हो। और आपके पास एक तरीके से क्या है, जो वेस्टिंग ऑप्शन दे रखा है या एक्सरसाइज पीरियड दे रखा है, वो दे रखा है 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 20 का।
तो बोल रहा है विद द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन बीइंग 1 अप्रैल 15 एंड एक्सरसाइज पीरियड बीइंग 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 2020। इसका मतलब आपको 5 साल का पीरियड दे रखा है, 5 साल ही हुए एक तरीके से, ठीक है। ये बोल रहा है एम्प्लॉय राहुल एक्सरसाइजेज इज ऑप्शन ऑन 31 मार्च 19। अब देखिए उसने कब एक्सरसाइज किया है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वो एक्सरसाइज करेगा उस हिसाब से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आएगी। तो 31 मार्च 19 के अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। ये तो उसकी परचेज प्राइस है कि इतने में ये खरीदेगा, चाहे फेयर मार्केट वैल्यू कम हो चाहे ज़्यादा, वो इसके ऊपर है। देखिए कम होगी तो वो तो खरीदेगा भी नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि यार 50 रुपये से कम हो गई वैल्यू, मैं खरीदूंगा ही क्यों, मतलब उसकी मार्केट में कंपनी की गुडविल ही ख़राब हो गई है। लेकिन अगर कंपनी की मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है, जो कि नीचे दिखा रखी है कि 1 अप्रैल 14 को 100 रुपये थी, 1 अप्रैल 15 को 180, 31 मार्च 19 को 440, और राहुल ने कब एक्सरसाइज किया ऑप्शन को, 31 मार्च 19 को, तो 440 फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। 440 इंटू 100 शेयर, इसका मतलब 44,000 रुपीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। और ये बोल रहा है एंड शेयर्स आर अलॉटेड और ट्रांसफर टू हिम, यानी कंपनी ने जो एम्प्लॉय राहुल को ट्रांसफ़र कब किए, 3 अप्रैल 19 को, तो टैक्सेबल पार्ट कब बनेगा, 1920 में बनेगा, समझ गए। तो फेयर मार्केट वैल्यू कब आती है, दो ही चीज़ें याद रखनी है, फेयर मार्केट वैल्यू कब आती है, जब ऑप्शन एक्सरसाइज करता है एम्प्लॉय, ठीक है। और टैक्सेबल पार्ट कब बनता है, जब कंपनी अलॉट करती है, ट्रांसफ़र करती है, उसके नाम पे रजिस्टर कर देती है, रजिस्टर में नाम लिख लेती है, तब जाके वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर ईयर में टैक्सेबल होगा। पर 44,000 थोड़ी होगा, उसमें जो एम्प्लॉय ने पे किए हैं, एम्प्लॉय ने कितने पे करें, 50 रुपीज़ पे किए हैं कंपनी को पर शेयर के, तो 50 इंटू 100 5,000, तो 44 में से 5,000 गए, बाकी 39,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। कह रहा है कंप्यूट टैक्सेबल पर क्रेडिट इफ़ एनी इन हैंड ऑफ मिस्टर राहुल फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं हुआ, ये कंफ्यूज करने के लिए याद रखना फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप क्या सोचोगे यार 1920 का निकालना है, तो जब अलॉट किए हैं वो वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, वो गलत हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है, जब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है, और टैक्सेबल पीरियड कब लेना है, जब अलॉट किए हैं, क्या करें, अलॉट, ठीक है। तो अलॉट वाली फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंस शेयर आर अलॉटेड बाय द कंपनी आफ्टर 31 मार्च 19, 3 अप्रैल को तो आपको पता है, तो 31 मार्च के बाद था। इवन दो इट इज़ एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय ऑन 31 मार्च 19, हैंस इट इज़ टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 2021। तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर 1920, और 1920 कब हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 3 अप्रैल 19 को अलॉट किए थे, तो अलॉटमेंट की डेट को टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू जो निकलेगी वो कब के लिए निकलेगी, 31 मार्च 19 के लिए, जब एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। तो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ द परक्यूजेट इज एज अंडर, ठीक। तो यहाँ बोल रखा है फेयर मार्केट वैल्यू कितनी तरह की है, 440 इंटू 100, 44, उसमें से 5,000 लेस कर दिए, बाकी 39,000 आ गई। अब याद रखना ये जो 44,000 है, जब भी कैपिटल गेन की बात करेंगे, मान के चलिए कि शेयर कभी ना कभी तो आप बेचोगे, ठीक है। तो आपने खरीदे कितने में, 5,000 में, लेकिन याद रखना आपको पता है कि आपके लिए टैक्सेबल 39,000 वैसे ही बना लिया था, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 44,000 ही मानी जाएगी, कि जब आपने खरीदा तो कितने में खरीदा, 44 में खरीदा, क्योंकि 39,000 तो आपकी सैलरी के फॉर्म में, यानी परक्यूजेट के फॉर्म में सैलरी के अंदर ले ली गई, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट ले ली गई। अब जब भी आप इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन का पार्ट आएगा। तो ये बोला कैपिटल गेन निकालते समय जो भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे उसके बेसिस पे बाद में इंडेक्स करोगे, तो जो कॉस्ट लोगे वो कितनी लोगे, 44 ना कि 5, याद रखना। तो बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ दी शेयर, जब भी बेचोगे तो राहुल जब भी इसको बेचेगा तो वो 44,000 को क्या कंसिडर करेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच शेयर, वो 5 नहीं कंसिडर करेगा, वो 44 करेगा, ठीक है। चाहे उसने 5 पे करें लेकिन 44 वो कंसिडर करेगा, क्योंकि 39,000 तो वैसे ही उसका पर क्रेडिट मान लिया गया। तो जब भी वो बेचेगा, मान के चलिए इस 44,000 को वो कितने में बेच रहा है, 1 लाख में बेच रहा है, 2 लाख में बेच रहा है, लेकिन वो ईयर का फ़र्क हो जाएगा, तो क्या पता इंडेक्सेशन का पार्ट उसको निकालना पड़े, तो वो तो हम कैपिटल गेन वाले पार्ट में देखेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट कितनी होगी उसकी, 44,000 की मान ली जाएगी, ठीक है। अब जो 6th पार्ट है वो क्या बोल रहा है, contribution in excess of rupees 1,50,000 to any approved superannuation fund by the employer in respect of the assessee। देखिए सुपर एनुएशन फंड तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक तरीके से आपको पता है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है और एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, प्रीवियस ईयर में कंट्रीब्यूट करता है
एक पर्टिकुलर फंड में, जिसे क्या बोल दिया, सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड का मतलब क्या हो गया, देखिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी अगर एक्ट बना हुआ है उसके थ्रू अप्रूव होगा, पर जनरली हम ये मान के चलते हैं कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू ये अप्रूव्ड किया गया। तो इसमें अगर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और पिछले साल अगर उसने 150 तक का 1,50,000 तक का कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो वो तो टैक्स फ्री है। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको पता है कि जब भी एम्प्लॉय एक तरीके से क्या होगा, रिटायर होगा, तो उसे सारा पैसा मिलेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर पिछले साल, वो हर साल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में अगर 150 तक का कंट्रीब्यूट किया है, तो वो टैक्स फ्री है, वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं कहलाएगा। लेकिन उससे ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो टैक्सेबल कहलाएगा। इसमें यही बोल रहा है। तो यहाँ पे यही बोल दिया, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड in respect of an SSC is exempt to the extent of rupees 1,50,000 in each previous year. But if the employer gives more than rupees 1,50,000 to such fund, तो इस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में 150 से ऊपर जमा करा दिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय, द एक्सेस अमाउंट सो गिवन शैल बी टैक्सेबल परक्यूजेट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो उस पिछले साल की वो क्या कहलाएगी, एक तरीके से टैक्सेबल परक्यूजेट कहलाएगी उस एम्प्लॉय की। ठीक, सिंपल सा पार्ट था। जैसे 175 बोल दिया मैंने, पिछले साल उसने जमा करा दिया, तो इसका मतलब क्या, 25,000 टैक्सेबल परक्यूजेट हो जाएगा। ठीक, अब ये 7 पार्ट जो दे रखा है वो फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ दे रखा है। तो देखिए एक बार हल्का सा पॉइंट वापस से ऊपर बताया था कि जब मैंने आपको शुरू में पीडीएफ में ये पॉइंट बताया था, टैक्सेबल परक्यूजेट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, तो देखिए आपको पता है कि आपके 6 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर देखिए अभी हमने ये थर्ड पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये फोर्थ पॉइंट जिसे हम डी बोल रहे हैं, फिर आपका देखिए ये वाला स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और सोसाइटी इक्विटी शेयर का, ये आपका फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स पॉइंट जो सुपर एनुएशन फंड से रिलेटेड था। अब आपका आ गया द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, यानी फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखे हैं, और ये आई दे रखा है, इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, यानी इनके अलावा और कोई हो, और कोई बेनिफिट, अमेनिटीज़ या प्रिविलेज हो जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, वो भी जनरली टैक्सेबल परक्यूजेट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ हो जाता है। लेकिन अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इनका पार्ट कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में जितने पार्ट हो जाते हैं वो देख लेंगे। देखिए यानी कहने का मतलब ये पार्ट हो जाएगा, फिर ये पार्ट भी हो जाएगा, फिर ये पार्ट भी हो जाएगा। अगर इसके क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर कर लेंगे, तो 2-3 पार्ट हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर अगली वीडियो में जो आपका पार्ट आएगा साथ में, अगर ये पार्ट हो गया तो साथ में ये भी आ जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजेट्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आपको पता है कि 3 में से कोई सी भी कंडीशन पूरी कर ले, कि या तो वो क्या है, एम्प्लॉय के साथ साथ कंपनी का डायरेक्टर भी है, चाहे वो पिछले साल एक दिन के लिए बनाओ तब भी वो क्या करेगा, एक तरीके से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% से ज़्यादा हो, या आपको पता है कि जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है, जिसमें वो मॉनेटरी पेमेंट का पार्ट भी इंक्लूड होता है। अब सैलरी में क्या क्या आएगा वो जनरली मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये देखिए मोटर कार की फैसिलिटी, ये आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से, तो ये एग्जाम में आ भी सकता है, जिसमें एक तरीके से क्या आता है, 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा है या 1.6 लीटर से कम है, जनरली ये पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1.6 लीटर बोल सकते हो, 1600 सीसी बोल सकते हो, इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। फिर आपका स्वीपर फैसिलिटी वाला पार्ट आएगा, गैस फैसिलिटी वाला आएगा, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी का आएगा, और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जल्दी से कौन सा वाला पार्ट, फ्रिंज बेनिफिट में ये रहा। सबसे पहले दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी लोन प्रोवाइड करा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट आ रहा है, या तो कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मार्केट में चल रही है 10% इंटरेस्ट की रेट, और प्रोवाइड कितने भी किया है, 6% पे, तो इसका मतलब क्या है, 4% कम इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करा है, तो जो 4% का जो भी इंटरेस्ट का पार्ट आएगा वो एम्प्लॉय का वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजेट का पार्ट बनेगा। मतलब उतना जो भी वैल्यू निकलेगा इंटरेस्ट का, वो इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। अब देखिए इसमें आगे और भी थियोरेटिकल पार्ट आएंगे, एसबीआई की रेट आएगी, कि जनरली हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल की रेट लेते हैं, तो ये सारा पार्ट कवर कर लेंगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, परक्यूजेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज़ नॉट टैक्सेबल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर नियोक्ता ने यानी एम्प्लॉयर ने या उसके बिहाफ पे किसी पर्सन ने, ये बोल रहा है,
कर्मचारी को, यानी ये देखिए एम्प्लॉय को, या उसके परिवार के किसी सदस्य को। आपको बताया कि परिवार के सदस्य में क्या आएगा, जैसे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का पार्ट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। जैसे आपको बताया कि स्पाउस आ जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स आ जाएंगे, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, तो जनरली वही का वही पूरा का पूरा पार्ट आएगा। तो ये बोल रहा है कि मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का पार्ट आ गया, कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को। ये बोल रहा है बिना ब्याज के, ठीक है, या रियायती ब्याज दर पर, लोन एट कंसेशनल रेट। जैसे 10% की मार्केट में रेट चल रही है, मैंने आपको बताया, और 6% पे दे दिया, 8% पे दे दिया, तो अगर ये सुविधा दी है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इफ़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सीड ₹20,000। अगर एम्प्लॉयर या उसके ब्याह पे जो भी पर्सन लोन दे रहा है, अगर 20,000 रुपये तक का लोन दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट निकल रहा है, यार ना, सपोज कीजिए कि मार्केट में रेट चल रही है, क्योंकि एसबीआई के हिसाब से रेट निकलती है, मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा। तो एसबीआई के हिसाब से रेट निकलती है। तो देखिए, अगर मान के चलिए मार्केट में 8% रेट चल रही है और आपने जो लोन ले लिया वो कितने का लिया, सिर्फ 10,000 का ही लोन लिया है, ठीक है। तो वो 10,000 का जो भी लोन है, अब मान के चलिए जो एम्प्लॉयर है उसने आपको फ्री, इंटरेस्ट फ्री रेट पे, मतलब 0% पे प्रोवाइड कर दिया। मार्केट में कितनी चल रही है, 8%। तो पूरा का पूरा जो आपका ब्याज का फ़ायदा हो गया वो कितना हो गया, 8% के अकॉर्डिंग हो गया। अब मान के चलिए कि इस पे इंटरेस्ट निकल के आया 800 का, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ साल का जो इंटरेस्ट निकल के आया, क्योंकि आप जो अमाउंट पूरा पे कर रहे हो वो साल के एंड में पे कर रहे हो। निकालना भी बताऊंगा आपको, आंसर भी बताऊंगा कैसे निकल के आता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया है। तो मान के चलिए 800 निकल के आया, तो 800 आपका टैक्सेबल नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो 10,000 का लिया है। तो लोन पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो टैक्सेबल बनेगा या नहीं बनेगा, लोन की बात नहीं कर रहा। पर लोन के लिए क्या बोल रहा है कि जो लोन होना चाहिए अगर वो 20,000 रुपये तक का है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल परक्यूजेट नहीं बनेगा, ठीक है, वो एग्जम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए 21,000 का लोन है, 20,000 1 रुपये का लोन है, यानी 20,000 से ज़्यादा का हो गया, 25 का, 30 का, तो उस पूरे लोन वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो टैक्सेबल होगा। ये मत बोलिए कि अगर 25 का लोन लिया है तो बाकी 5,000 पे, जो 5,000 का लोन होगा उस पे इंटरेस्ट का पार्ट टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है। पूरे 25,000 के लोन पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट कैलकुलेट होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच परक्यूजेट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर द रेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर चार्ज बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स फॉर द सेम पर्पज एडवांस बाय इट। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने पिछले साल एम्प्लॉयर से लोन लिया है जिस भी पर्टिकुलर रेट पे लिया, तो आपको पता है कि आपने तो कंसेशनल रेट पे लिया या इंटरेस्ट फ्री लोन लिया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब वो फैसिलिटी का पार्ट निकालेंगे तो उस केस में लोन की रेट क्या देखेंगे, एसबीआई के थ्रू जो भी डिटरमिन की गई है पिछले साल की फर्स्ट डे को। फर्स्ट डे का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि अगर 19-20 चल रहा है, आपने 19-20 में लोन लिया, तो आपको पता है कि 19-20 कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से। तो ये बोल रहा है फर्स्ट डे ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 अप्रैल 19 को जो भी एसबीआई ने लोन की रेटें तय कर रखी है कि हाउस की कितनी होगी, कार की कितनी होगी, नई कार की, 2 व्हीलर की कितनी होगी, एजुकेशन लोन की कितनी होगी, पर्सनल लोन की कितनी होगी, उस हिसाब से देख लोगे। अब देखिए रेटें भी मैं आपको बताया था, लेकिन आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि जब भी एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो आपको पहले से ही रेट बता देगा। ये आपको ये बताएगा कि जैसे एसबीआई की जो रेट चल रही थी प्रिवेलिंग, वो चल रही थी 7% मान के चलिए, और आपको एम्प्लॉयर ने 3% पे लोन दे दिया, तो जो 4% का पार्ट है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू का बन जाएगा। अगर आपने जो लोन लिया है वो 20,000 से ऊपर का लिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। वैसे तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाए तो हमें पता रहना चाहिए, ठीक। अब नोट्स में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, अभी थोड़ा टिपिकल लगेगा। देखिए इसमें बोल रहा है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लोन पे इंटरेस्ट निकलेगा तो लोन का जो बैलेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको लेना पड़ेगा मंथ के एंड का, मंथ के एंड का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर आपने 1 अप्रैल को फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया, 10 अप्रैल को एम्प्लॉयर को पे कर दिया 20,000 का, कितना, 20 का। तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में आप देखते हो कि अगर आपने किसी से लोन लिया और उसको आप क्या कर रहे हो, 10 दिन बाद 20,000 पे कर देते हो, तो पहले वो 10 दिन का ब्याज लेगा 1 लाख पे, जो भी इंटरेस्ट की रेट है उसके अकॉर्डिंग 10 दिन का। फिर उसके बाद 1 लाख में से 20 हमने पे कर दिए, तो बाकी 80,000 का जब भी हमने पेमेंट कर दिया तो वहाँ तक का वो ब्याज ले लेगा, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल को हमने लोन लिया था और 10 अप्रैल को हमने उसको 20,000 पे कर दिए, तो 30 अप्रैल को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 80। इस 80 पे इंटरेस्ट निकल के आएगा, किसके लिए, टैक्सेबल वैल्यू के लिए, ठीक है।
अब देखिए अगर कंसेशनल रेट पे दिया है तो बात अलग है, जो भी डिफरेंस का पार्ट आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। जैसे मैंने क्या बताया कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी 1 अप्रैल को, हमें पता है कि अगर मैं 1920 की बात कर रहा हूँ तो 1 अप्रैल 19 को जो भी रेट चल रही है, जैसे आपको एग्जांपल बताया कि 9% रेट चल रही है और एम्प्लॉयर ने आपको क्या कर दिया 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया, तो जो 6% का गैप है वो जनरली हमारी क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। यानी लोन पे जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो हम 6% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट कैलकुलेट होता रहेगा। तो देखिए 30 अप्रैल का पार्ट, अब देखिए 80,000 में से मान लीजिए कि मैंने पे कर दिया कितना, वापस 20,000 पे कर दिया, कब, 1/5 को, तो बाकी कितना बचा 60,000। और वो 60,000 कब बचेगा, 31 मई के लिए बोलेंगे। आप बोलोगे सर नहीं, जैसे 10 मई को भी हमने क्या कर दिया 10,000 का पे कर दिया, पहले 20 पे किया था फिर 10, तो मैं बोलूँगा अब 60 नहीं 50 रहेगा, क्योंकि 80 में से 20 भी गए और 10 भी गए, तो बाकी कितने बचे 50,000 बच गए 31 मई को। तो देखिए 30 अप्रैल का 80 पे निकलेगा, फिर 31 मई का 50 पे निकलेगा। इसी तरीके से आपका क्या होगा, मंथ के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर निकलता जाएगा, ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि, एक मिनट, interest is calculated on the maximum outstanding monthly balance. Maximum outstanding monthly balance means the aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month. ये बोल दिया aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month। आ गया। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल लोन लेते हो उसके हिसाब से सोचना है, पर देखिए इसमें डेज़ का पार्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, नॉर्मली एक एक मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, मंथ के एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सोचना है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि 1,50,000 का मैंने लोन लिया 1 जनवरी को, और मैंने क्या बोल दिया सामने वाले को कि हर महीने के एंड में आपको क्या करूँगा, मैं 10,000 पे कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने 31 जनवरी को उसको 10,000 पे करे तो 140 से लोन की कैलकुलेशन चालू होगी, ना कि 150 से, क्योंकि मैंने 10,000 31 जनवरी को पे कर दिया। तो 31 जनवरी को जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा वो 140 बचा। फिर आपको पता है कि 29 फरवरी या 28 फरवरी जो भी है ईयर के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो जैसे 28 या 29 फरवरी आई तो मैंने 10,000 पे कर दिया, तो 130 का बैलेंस बचा। फिर मैंने मार्च में 31 मार्च को पे कर दिया 10,000 को, तो 120 बचा। उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट का पार्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक। अब वो कैलकुलेशन आपको बता दूंगा कैसे होगी, क्योंकि हम कॉमन 1/12 मान लेते हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अभी आ जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ बोल रहा है बी में लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है, किसके लिए, खुद के लिए या अपने मेंबर ऑफ हाउस होल्ड यानी घर के सदस्यों के लिए, क्योंकि कोई ना कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ थी जो कि रूल 3A में बता रखी है। कोई कैंसर की बात कर रहा है, एड्स की बात कर रहा है और टीबी की बात कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से और भी बहुत सारी डिजीज़ दे रखी है, अगर आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। लेकिन देखिए आपका स्पेसिफिक जो आएगी वो क्या आएगी, यही कैंसर, एड्स, टीबी। अगर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, किसने, एम्प्लॉय ने, अपने लिए या अपने घर के सदस्यों के लिए, तो उस केस में क्या बोल रहा है, ये एग्जम्प्ट होता है। नथिंग इज टैक्सेबल इफ लोन इज गिवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A। तो एक तरीके से एग्जम्पशन का पार्ट आ गया आपका। लेकिन ये बोल रहा है हाउएवर सच एग्जम्प्टेड लोन विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिम्बर्स्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन देखिए क्या है, आपने लोन ले लिया, ठीक, अब वो हमने बोल दिया कि एग्जम्प्ट है, लेकिन याद रखना कि जो भी डिजीज़ है उस पर आपका लोन का पार्ट खर्च ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से आपको रिम्बर्समेंट मिल गया, तो उस केस में आपका एग्जम्पशन का पार्ट नहीं आएगा। कह रहा है ना, हाउएवर सच एग्जम्प्टेड लोन विल नॉट इंक्लूड द अमाउंट दैट हैज़ बीन रिम्बर्स। मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, डिजीज़ के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरे 1 लाख दे दिए, तो सीधी सी बात है आपका एग्जम्पशन का पार्ट रहेगा ही नहीं वो, और पूरा का पूरा जो 1 लाख का लोन है वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेट कर दिया। पर मान के चलिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कम कंपनसेट किया, आपने लोन लिया 1 लाख का एम्प्लॉयर से, और इंश्योरेंस जब डिजीज़ का जो भी खर्चा आया उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ आपको 60,000 ही कंपनसेट किया, तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 40,000 एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना कंपनसेट किया है, 60,000 कंपनसेट किया है। यानी मेरे कहने का मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आपको देखनी पड़ेगी वो किस पर्टिकुलर पार्ट में देखनी पड़ेगी, इस 60,000 के लोन वाले पार्ट में देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको रिकवर हो गया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये होता ही नहीं तो 1 लाख का लोन जो आपने ले रखा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाता था, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए आपने उस एम्प्लॉयर से ले रखा है, ठीक है ना। आपने क्या कर रखा है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए आपने रूल 3A के अकॉर्डिंग जो बता रखा है इसके लिए ले रखा है, लेकिन आपने साथ में क्या करवा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा रखा है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको 1 लाख में से
60,000 दे दिए, ठीक, तो बाकी 40,000 एक तरीके से आपको नहीं मिले, तो वो तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 60,000 तो आपको मिल गए। तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट कैलकुलेट होगा वो टैक्सेबल होगा। उसमें मान के चलिए कि अगर कंसेशनल रेट का पार्ट है, जैसे मैंने बोल दिया कि 60,000 पे जो SBI की रेट है उसके अकॉर्डिंग 8% निकल रही थी, तो वो आपने निकाल लिया। और आपको पता है कि सामने वाले एम्प्लॉयर ने आपसे 3% या 4%, 4 नहीं 5% मान लीजिए कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोन आपको दिया था, तो 5% इंटरेस्ट आपसे लिया था, तो 8 में से 5 गए, तो बाकी 3% के अकॉर्डिंग एक तरीके से आपका टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि 5% आपने दिया है। और ये तो एग्जाम्प्ट क्यों हो गया, क्योंकि एक तरीके से इस पे इंश्योरेंस का पार्ट कवर नहीं है, सिर्फ 60,000 तक ही था 1 लाख के लोन में से, इसलिए क्योंकि डिजीज़ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है, वो इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट क्या है, कंपनसेशन दिया है, वो 60,000 का दिया है, तो बाकी 40 एग्जाम्प्ट। और 60,000 पे क्या होगा, नॉर्मल आपका लोन पे इंटरेस्ट का पार्ट निकलेगा, और अगर उस पे कोई कंसेशनल पार्ट है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होने के बाद बाकी जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सी वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है, कंसेशनल इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर सच लोन शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द अबव कंप्यूटेड वैल्यू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज हायर देन द अबव रेट, नथिंग इज टैक्सेबल एज पर क्यूजेट। देखिए जैसे हमने क्या बोल दिया कि SBI रेट के अकॉर्डिंग कितना निकल रहा है, 8% निकल रहा है, जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल के फॉर्म में, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, आपसे 10% चार्ज कर दिया, तो सीधी सी बात है आपसे ज़्यादा चार्ज किया है, तो वो पर क्यूजेट थोड़ी कहलाएगा, बल्कि आपसे क्या कर दिया, नॉर्मल मार्केट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, तो उस केस में पर क्यूजेट कहलाएगा ही नहीं। इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि ऊपर यही बोल दिया कि 8% है, जैसे आपने कंप्यूट करा उसमें से जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से इंटरेस्ट लिया है, जैसे मैंने बोल दिया 5%, तो बाकी क्या हो गया 3%। बाकी जो 3% है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि 5% इंटरेस्ट तो आपने पे कर दिया, 8% मार्केट की थी, उसमें से 5% आपने पे कर दिया, तो बाकी 3% क्या हो गई, टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप 5% भी पे नहीं करते, क्योंकि 0% में आपको लोन दिया है, तो उस केस में पूरा का पूरा 8% आपके लिए टैक्सेबल हो जाता। इस तरीके से ये सोचना है बस। अब देखिए डी में क्या बोल रखा है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड। ये बोल रहा है कि इफ़ लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000 इंटरेस्ट शैल बी लेवाइड ऑन टोटल लोन अमाउंट रादर देन द एक्सेस अमाउंट। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताया था कि अगर 25,000 का आपने लोन ले लिया, तो ये मत सोचना कि 5,000 पे निकलेगा, नहीं, पूरे 25,000 पे ही आपका इंटरेस्ट का पार्ट कैलकुलेट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन टेकन अर्लियर, ये बोल रहा है कि जब ये प्रोविज़न आया था उससे पहले भी अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो उस पर भी जनरली टैक्सेबल परक्यूजेट आएगी या नहीं आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल परक्यूजेट। सर्कुलर नंबर 15/2001 डेटेड 12 दिसंबर 2001, ये बोल रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ये प्रोविजन आया था उससे पहले भी अगर आउटस्टैंडिंग लोन है, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट जो भी निकलेगा वो टैक्सेबल परक्यूजेट का पार्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन के केस में ये बोल रहा है कि जैसे मिस्टर राजू इज़ एम्प्लॉयड इन कंगना लिमिटेड एंड ही हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन 20 अप्रैल 19, ठीक है, एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम, बट SBI रेट इज़ 10% पर एनम। अब देखिए SBI रेट ये रियल की नहीं है, ये ऐसी ही आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखी है। रियल में जाओगे तो जब भी गूगल पे आप सर्च करोगे तो SBI बैंक की आपको रेटें दिख जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल की जब भी आप रेट देखोगे, जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर 1920, उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 19 को SBI की रेट क्या चल रही है, मान के चलिए ये 10% चल रही है। ठीक है, और कंगना लिमिटेड ने राजू को जो लोन दिया है वो 4% रेट पे दे रखा है, एक तरीके से कंसेशनल रेट पे दे रखा है, तो 6% किसका फ़ायदा हो गया, राजू का, तो वो राजू के लिए टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगा। तो देखिए 6% पे निकल रहा है, जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो किस पे निकल रहा है, 6% पे ही निकल रहा है। कह रहा है एंड लोन वाज रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख ईच स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जुलाई 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजेट। आप सोचिए कि जनरली 3 महीने बाद स्टार्ट कर रहा है, मई जून जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हर महीने के एंड में, तो देखिए 30 अप्रैल 19 को कितना था, 5 लाख ही था। अभी मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ सिर्फ आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना था, 5 लाख था। फिर देखिए उसके बाद 31 मई को देखिए 5 लाख था। फिर 30 जून आता है, 30 जून आता है, देखिए यही था। अब देखिए जुलाई जैसे ही आया, आपको पता है, तो जैसे 10 जुलाई को 1 लाख पे करेंगे, जैसे ही 10 जुलाई को 1 लाख पे करेंगे, तो ये एंड का है 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ये क्या है 31 जुलाई, तो 4 लाख। समझ गए, क्योंकि 10 जुलाई को 1 लाख पे कर दिए थे, 1 लाख। ठीक, तो 5 में से 1 गए 4। अब आपको पता है कि 10 अगस्त को पे किए, तो 31 अगस्त को कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है, एग्रीगेट 3 लाख का बचा हुआ है, क्योंकि 4 में से 1 गए। फिर देखिए सितंबर, तो 30 सितंबर को तो कितना बचा, 2 लाख।
क्योंकि आपको पता है कि 10 सितंबर को जैसे ही 1 लाख पे हो गए तो 30 सितंबर को 2 लाख बचेंगे। फिर जैसे 10 अक्टूबर को 1 लाख पे हुए तो 31 अक्टूबर को 1 लाख, और जैसे ही 10 नवंबर को 1 लाख पे होंगे तो उस केस में 30 नवंबर को नील बचेगा। इसलिए 30 नवंबर का आपका केस ही नहीं आया। 30/11 का जो भी पार्ट है वो आपका आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता है कि जैसे 10 नवंबर को ये 1 लाख पे हो जाएंगे तो 30 नवंबर को जीरो बैलेंस बचेगा, जबकि हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखते हैं कब? हर मंथ के एंड में। ठीक है, चाहे आपने मंथ के एंड में भी लोन पे किया है वो लेस करने के बाद का ही आउटस्टैंडिंग लोगे। ये नहीं जैसे मैंने देखिए क्या बोला कि अगर ये जो 1 लाख 5 में से 1 लाख गए, अगर ये 31 जुलाई को भी पे होते हैं, ना कि 10 जुलाई को, 10 जुलाई से स्टार्ट होते हैं उसकी जगह 31 जुलाई को भी होते, तब भी मैं क्या बोलता कि 5 में से 1 गए 4, क्योंकि पे करने के बाद हम देखते हैं कि 31 जुलाई को यानी मंथ के एंड में कितना बैलेंस बच रहा है। तो ये समझ गए। अब देखिए 6% भी आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कंसेशनल रेट जैसे ही लेस करोगे एसबीआई की रेट के अकॉर्डिंग, एसबीआई की रेट के अकॉर्डिंग कितनी थी? 10% थी, और एम्प्लॉयर ने कितनी परसेंट रेट पे लोन दिया था? 4% रेट पे। तो 6% एम्प्लॉय का फ़ायदा हो गया एक तरीके से, तो वो एक तरीके से उसकी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन गया। तो वो बोल रहा है कि 5 लाख का 6% इंटू 1/12, 5 लाख का 6% इंटू 1/12, 5 लाख का 6% इंटू 1/12। आप समझ गए 1/12 क्यों? क्योंकि एक महीने बाद 30 अप्रैल, उसके बाद 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो सारा जो बैलेंस है वो हर महीने के एंड का है, इसलिए एक महीने का कैलकुलेट हुआ। अगर आप बोलते हो कि सर अमाउंट में चेंज ही नहीं होता तो क्या करते? तो देखिए अगर ये 5 हो रहा है तो आप 15 लाख भी बोल सकते हो। एक बार 15 लाख का 6% कीजिए तो कितना आएगा? 90,000 आएगा समथिंग मेरे हिसाब से। उसका 1/12 करके देखिए तो 7500 आएगा। तो अगर ये सारा अमाउंट 555 होता, क्यों? क्योंकि सारा अमाउंट लास्ट में पे किया जाता है मान के चलिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता? वो सबका टोटल करना पड़ता। टोटल जैसे ही करते उसका 6% निकालते और उसका 1/12 कॉमन निकालने आपको आता है ना वैसे ही। तो देखिए मैंने क्या बोला कि 5 + 5 + 5 15 लाख का 6% इंटू 1/12 करके देखना तो 7500 ही निकल के आएगा। लेकिन देखिए अलग अलग निकालना सही रहेगा, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, आपको समझना भी आसान रहेगा। इस तरीके से आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकल के आई? 12,500 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए मेरे हिसाब से इतना पार्ट अभी सही है, और बाकी पार्ट क्या कर लेंगे? अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगली वीडियो में मतलब BCDEFGH जो भी पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में क्या कवर करेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए H पार्ट तक अपना हो जाएगा, और इसका मैंने क्वेश्चन भी कवर कर लूँगा मैं। इसके बाद देखिए ये मेडिकल फैसिलिटी का आपका पार्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट फिर क्या अगली वीडियो से चालू होगा। तो मेडिकल फैसिलिटी का, फिर उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन तो कवर होंगे ही, नहीं तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का आ गया, फिर मेरे हिसाब से इसका भी एक क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिर ये रहा, हाँ ये है अपनी जो ये फैसिलिटी का है, ये मोटर कार फैसिलिटी का। तो ये मोटर कार फैसिलिटी से जब भी चालू होगा ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए चालू होगा। ठीक है, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये टिपिकल है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। सबको परक्विजिट में ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो क्या है ढंग से नहीं पढ़ते हैं, कई जने ऊपर नीचे पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ हर पॉइंट कि ABCDEFGH, और ऊपर जो मैंने लिख रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हाँ बीच में जो यह है एक्सेप्शन के पार्ट है एक तरीके से, कौन से? मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रैवल कंसेशन। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक सारे पार्ट आपके टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी एक तरीके से क्या होती है, पर्टिकुलर अलग अलग केसों में एग्जम्प्ट होती है। जैसे देखिए फुली एग्जम्प्ट दिख रहा है आपको, फुली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट। तो ये प्रोविजो की बात करता है। प्रोविजो देखिए क्या दे रखा है, प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको ध्यान हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें मैंने पूछा था कि प्रोविजो का मतलब क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन एक तरीके से। ठीक है, तो सारे पार्ट फुली टैक्सेबल, लेकिन इसमें बोल दिया कि कौन कौन सा एग्जम्पशन है। तो आपने बीच बीच में भी बहुत सारे एग्जम्पशन देखे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी का पूरा पार्ट ही जनरली आपको एग्जम्पशन दिख रहा है, तो फुली एग्जम्प्ट, फुली एग्जम्प्ट। अब उसमें कितना टैक्सेबल होगा वो तो जनरली आपको बीच में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, या मैं एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा उसके थ्रू पता चल जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी टिपिकल थी, लेकिन आप वापस देखिए, आपको एक तरीके से पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।